अरे आपको ये बात पता है कि नहीं पता? मैंने कभी कभी नहीं पता, इसके बारे में बात ही नहीं की। हे भगवान। ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी आपका हो तो पहले तो मुझे बताओ, पेपर आप लोग क्यों देते हो? प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। एक क्रिकेटर जो है वो नेट प्रैक्टिस करता है और एक ही बॉल को मान लेते हैं कि जो वो आपके शॉर्ट लेंथ गेंद है उसको वो अलग अलग तरीके से खेलने की कोशिश करता है। क्या मैं इसको जो स्वीप कर सकता हूं, क्या मैं इसको कवर ड्राइव खेल सकता हूं, अलग अलग तरीके से कोशिश करता है। वैसे ही आप भी ये जो आपके प्रैक्टिस पेपर है इनको अपने मार्क्स का मूल्यांकन का आधार ना बनाएं, बल्कि इसमें कुछ चीजों की प्रैक्टिस की जा सकती है। जैसे कि एक प्रैक्टिस की जा सकती, 3 थ्योरी है इस पेपर को करने की, 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी है, मैं जो कि थ्योरी को अपनाता हूं वो थ्योरी ये है, सारे क्वेश्चन कर दो या 99-98% पे क्वेश्चन जो कर दो। मैंने आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए है मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो जितने भी आते हैं नहीं आते मुझे मतलब नहीं है, मैंने सारे किए। एक थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है जो कि एक्सट्रीम डिफेंसिव है, वो ये कहती है कि जो आते हैं सिर्फ वही करेंगे। ठीक है। तीसरी जो थ्योरी है वो है मध्यम मार्ग की, कि कुछ में रिस्क ले भी लेंगे और कुछ में रिस्क नहीं भी लेंगे। ठीक है। और मैं यदि इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं तो मैंने बहुत सारे इसके लिए अभ्यास किए हैं। एक डिस्क्लेमर लगा होता है ना कि भी यह अभ्यास घर पर ना करें, तो मैं डिस्क्लेमर लगाता हूं कि यह अभ्यास पेपर हॉल में ना करें, घर पर कर लें। यह अभ्यास कहां नहीं करें? पेपर हॉल में ना करें। यह स्टंट पेपर हॉल में ना करें, घर पर जितने मर्जी कर लो, घर पर तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो ये 3 प्रकार की थ्योरी है। क्यों है ये थ्योरी अपन बात कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हर एक में एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया 12 रहेगा। आपने ये देखा कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है। ए और बी तो आंसर नहीं है, आंसर किस में से होगा? सी या डी में से होगा। ऐसी सिचुएशन है तब आपके 12 ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें से 6 सही होंगे, 6 गलत होंगे। नेचुरल प्रोबेबिलिटी ये कहती है, प्रायिकता का सिद्धांत ये कहता है, ऐसे में आपको सही होने के 6 नंबर मिले, गलत होने के 2 नंबर मिले। नेट प्रॉफिट में आप रहोगे 4 नंबर से। कितने में रहोगे? 4 नंबर से। 12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि आपको ये पता है कि ए तो आंसर नहीं है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 12 क्वेश्चन यदि ऐसे आप करते हो तो 3 सही होने के, यानी कि अपन देखें तो ओवरऑल आपके 3 सही होंगे, 2 गलत होंगे। ऐसी प्रोबेबिलिटी। कितने सही होंगे? नहीं 3 नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। 4 सही होंगे और 8 गलत होंगे। यही होगी क्या? हाँ, 1/3 की। तो 4 सही होंगे, 8 गलत होंगे, ऐसी प्रायिकता कहती है। यदि ये वाली सिचुएशन है कि 3 में से 1 आंसर है, ए तो आपको पक्का पता नहीं है, 3 में से 1 आंसर है, यानी कि 12 में से 1/3 तो सही होंगे, 2/3 गलत होंगे, यानी कि 4 तो मेरे सही हो जाएंगे, 8 मेरे गलत हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरे को +4 नंबर मिल गए, माइनस के 2.33 कट गए, प्लस के 1.33 में नेट प्रॉफिट में रहा। तीसरा जो मेरे पास में है कि मुझे ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसे में प्रायिकता कहती है कि मेरे 3 तो सही होंगे और 9 गलत होंगे। 3 सही होने के +3 मिले, 3 गलत होने के -3, नेट प्रॉफिट कितना है? जी। और चौथा जो है कि मुझे सारा ही पता है कि ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, आंसर क्या है इसका? डी है। तो ऐसे में मैंने 100% मुझे पता था, तो ऐसे में मेरे 100% सही होंगे, यानी कि +1 या फिर जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सही है। इसके बारे में तो कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। बचे 3, 3 ही तो अपने पास प्रायिकता है, तीनों ही प्रायिकता में मुझे लॉस कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है। और मैं अपने जो वो क्या कहते हैं कि तो तुक्का मेरा सही जाएगा, गैस इंटेलिजेंट गैस भी जिसको बोल सकते हैं, ऐसे मुझे खुद के बारे में ज्यादा भ्रम है, इसलिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता हूं तो भी हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करता, आप लोगों को मैं कहता हूं कि ये वाला मत करना, ये वाला 100% करना, और ये वाला पेपर में ही विचार करो करें कि नहीं करें। आपको यदि अंदर से आ रहा है कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए तो करो, अदरवाइज मत करो। इसको बिल्कुल भी मत करो। इसको छोड़ना मेरा मानना है मूर्खता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना मूर्खता है। क्योंकि ऐसे आप यूपीएससी का पेपर दोगे तो यूपीएससी के कोई भी पेपर में आपको 100 में से 30 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो कि आपके इस कैटेगरी में होंगे। 30 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, भले कोई दे ले यूपीएससी का पेपर।
सारे ही वहां पर तो क्वेश्चन ऐसे होते, 2 ऑप्शन में फंस गए, 3 में फंस गए, अब वहां पर आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा। इसलिए वो शुरुआत से आदत बनी हुई थी कि भाई ऐसे तो अपन क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, अपन ये सोचे कि भाई सब कुछ अच्छे से याद है और जो नोट्स में लिखा है उसी में से आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, 100 में से 30 से ऊपर तो मिलेंगे नहीं। अब कहीं तो चांस लेना पड़ेगा, तो कहाँ लिया जाए? यहाँ पर तो 100% लिया जाए, यहाँ पर एग्जाम हॉल में सोच लिया जाए, और यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। मेरा तो ये था कि सब जगह लेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो, नेट लॉस तो कहीं हो नहीं रहा। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग प्रकार के पेपर होते हैं। तो पहली विचारधारा क्या कहती है? सारे करो। तीसरी जो है एक्सट्रीम वाली, वो क्या कहती है? जो आते हैं मतलब कि इस वाली जो कैटेगरी में है, लास्ट वाली जो कैटेगरी में, सिर्फ वही करो। ये वाला जो तरीका है, ये वाला क्या सही है? क्या देखो, आरपीएससी में तो फिर भी मैं कह सकता हूं कि सही है, मतलब आरपीएससी में ठीक हो सकता है, सही तो क्या कहेंगे, ठीक हो सकता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन या फिर जो 70-80 प्लस ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपको 100% आ रहे होते हैं, मिल सकते हैं। यूपीएससी में इस वाले तरीके से तो भाई प्री आज पास और कल पास हो, क्योंकि यूपीएससी में आपको 100 में से 30 क्वेश्चन भी ऐसे मिलना मुश्किल है जो कि आपको 100% आते हो। इसलिए कुछ एग्जाम में जो कि थोड़े सरल एग्जाम होते हैं उसमें तरीका ठीक हो सकता है, थोड़ा सा भी टफ एग्जाम है तो वहां पर ये तरीका नहीं बैठेगा। ठीक है, अब आता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या कहता है? मध्यम मार्ग ये कहता है कि जो चारों ही ऑप्शन नहीं पता थे उसको तो पूरी तरीके से ही छोड़ दो, उसको तो अटेम्प्ट करो ही मत। जो 2 वाले हैं कि ए और बी तो कट हो गए, सी डी में से आंसर है, उसको 100% अटेम्प्ट करो। और जो तीसरा तरीका है कि ए तो कट हो गया लेकिन बी, सी या डी में से ही कोई आंसर है, इसको एग्जाम हॉल में डिसाइड करो कि करना है या फिर नहीं करना। ये मध्यम मार्ग है। अब आप 3 अगले ऑब्जेक्टिव पेपर हो, तीनों तरीके लगा के देख लेना। एक पेपर पूरा इससे करके देख लो, अभ्यास ही तो कर रहे हैं, यहां पे मार्क्स कम आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। एक पेपर पूरा इससे करके देख लो कि सारे क्वेश्चन करेंगे, एक पेपर पूरा इससे करके देख लो कि जो सही आते हैं सिर्फ वही करेंगे, और एक पेपर जो इससे करके देख लो, और फिर देखो कि आपको नेचुरली कौन से में ज्यादा बेनिफिट आपको हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक और जो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप अगला यहां पर पेपर दो, ये क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 100 तक आपकी ओएमआर में जो पेपर होते हैं, ओएमआर भले ही एक्स्ट्रा ले लेना या फिर पेपर पे वैसे लिख लेना। जैसे मैंने क्या किया कि आज तक कभी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो घर पे ही लाके उसको पेपर पे खुद से लिखा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी, कभी ओएमआर पे वैसे नहीं किए, 1 से लेकर 100 तक लिखी, और वहीं पर जो भी इसका आंसर था, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि ए है तो मैंने ए लगा दिया और सामने लिख दिया, या तो मैंने इसको लिख दिया 100% यानी कि मैं 100% कन्फर्म हूं, या फिर मैंने इसको कोई नाम दे दिया, कोई अल्फा नाम दे दिया या फिर कोई एक्स नाम दे दिया, कोई ए नाम दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो क्वेश्चन जिसमें मैं 100% श्योर था उसको मैंने कोई भी पहचान दे दी, अल्फा या फिर ए या फिर एक्स, और जो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं उसके सामने पहले तो आंसर लगा दिया और फिर लगा दिया क्या, अल्फा लगा देते हैं। अल्फा, अल्फा का मतलब मैं 100% इसको लेकर क्या हूं, श्योर हूं, या फिर चलो 100% भी लिख देते हैं, इसमें सही होने की प्रायिकता कितनी है, 100%। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें भी मैं पूरा मान लेते हैं श्योर हूं, तो मैंने वहां पर भी इसके सामने लगा दिया अल्फा या फिर 100%। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें मुझे 2 ऑप्शन में डाउट था और ज्यादा मुझे सी लग रहा था, यानी कि मैं आंसर यदि टिक करके आऊंगा तो मैं क्या टिक करके आऊंगा, सी, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या था, डी, तो मैंने यहां पर लिख दिया सी और डी। डी जो मैं पेपर में अटेम्प्ट करके आऊंगा, डी जो मुझे लग रहा है शायद ये भी हो सकता है, और उसके सामने मैं लिख दिया 50% और इसको नाम दे दिया बीटा। क्या नाम दे दिया, बीटा, अल्फा बीटा गामा, तो इसको नाम दे दिया बीटा। ठीक है, तीसरा जो है उसमें मुझे ये था कि ए तो आंसर नहीं है, आंसर बी या सी या डी में से होगा, हालांकि मैं पेपर में भर के क्या आया हूं, बी भर के आया हूं, लेकिन सी या डी भी हो सकता है, उसको मैंने लिख दिया 33%, सही होने की प्रायिकता कितनी है, 33%, और उसके आगे लिख दिया गामा, अल्फा बीटा गामा। फिर 5वां क्वेश्चन फिर से आया जिसमें मैं 100% श्योर हूं, तो आगे लिख दिया 100% और अल्फा। फिर छठे में फिर 2 में डाउट आ गया तो ए और बी लिख दिया 50% और यहाँ पे लिख दिया बीटा। इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जो प्रैक्टिस में एक बार ये आपके आ गया, ये इतना ही तो बस एक्स्ट्रा लिखना है, बाकी क्या है, बाकी तो सेम चीज आप कर ही रहे हो। तो फिर उसके बाद में जब हो जाए पेपर पूरा कंप्लीट, सो अब मिलाने हैं आंसर्स। आंसर जब मैं मिलाऊं
तो टोटल मार्क्स कितने आए वो तो मैं देख ही लूंगा अलग से, लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगा कि अल्फा की कैटेगरी वाले कितने क्वेश्चन जो है मेरे पूरे पेपर में थे। मान लेते 100 में से 30 ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे 100% आते थे। अब मैं देखूंगा कि 100 में से मेरे कितने सही हुए। अब 100 में से जो 100% वाले थे वो मेरे 100 में से 30 ही क्वेश्चन थे, और पता लगा इस 30 में भी 3 गलत हो गए, 27 सही हुए। कितने सही हुए? 27। जिसको मैं 100% मान रहा था कि मेरा सही होगा, उसमें भी मेरे 3 गलत हो गए। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है इन क्वेश्चन में मैंने सिली मिस्टेक्स की, पढ़ने में जल्दीबाजी की। और मेरा अगला टारगेट, अगले पेपर का टारगेट क्या रहेगा? बाकी सब छोड़ो, अगले पेपर का पहला टारगेट तो ये है कि इसको 100% पे लेके जाना है। 100% आप ही ने लगाया था कि मुझे पक्का पता है इसका आंसर यही होगा, तो अब 100% सही क्यों नहीं हुए? इसमें से भी 3 गलत क्यों हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने में जल्दीबाजी की, सिली मिस्टेक की, सत्य लिखा हुआ था असत्य पढ़ रहे थे, इस प्रकार की गलतियां की होंगी, तभी तो यहाँ पर 3 गलत हुए। तो इस तरीके से पहला कंक्लूजन ये निकला कि इन 3 क्वेश्चंस को अगली बार सही करना है, और यहाँ पर अपन जल्दीबाजी करते हैं। और पहला टारगेट ये होगा कि सिली मिस्टेक्स 0 नहीं चाहिए, जिसको अपन खुद 100% मान रहे हैं उसमें से एक भी गलत नहीं चाहिए। पहला टारगेट, ठीक है। दूसरा फिर अपन ने देख लिया कि बिट्टा वाले कितने हैं, 50% वाले कितने हैं, और उसमें मैंने देखा टोटल जो वो 18 क्वेश्चन थे, और मैंने आके देखा कि मेरे 10 सही हुए, 8 गलत हुए। इसका मतलब मुझे इस अभ्यास को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे तो नेट प्रॉफिट ही देके जा रहे हैं। या फिर उल्टा मान लेते मेरे 8 सही हुए, 10 गलत हुए, तब भी मैंने सोचा कि नेट प्रॉफिट ही हो रहा है अपन को, क्या दिक्कत है? अगला कभी भी पेपर हो तो मुझे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए क्या? 100% करने चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो अपने गामा वाले हैं ये कितने हैं, यानी कि 33% सही वाले। मैंने देखा कि ऐसे 24 क्वेश्चन थे, 24 में से अपने नेचुरली कितने होने चाहिए? 8 सही होने चाहिए, अपने 9 सही हो गए, या फिर 8 सही हो गए, या फिर 7 सही हो गए, और मान लेते हैं कि 15 गलत हो गए, तब भी अपने को नेचुरल बेनिफिट ही है। तो इसमें मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे अगले पेपर में ये करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। और फिर अपन जो लास्ट वाले थे जिसमें कि कुछ ही नहीं आता था, अपने को सही होने की प्रायिकता 25% थी। कुछ भी नहीं आता तब भी सही होने की प्रायिकता कितनी होती है? 25%, क्योंकि 4 में से एक तो आंसर सही है ही है। तो ऐसे में कितने क्वेश्चन थे? मान लेते 4 थे, मैंने चारों तुक्के लगाए, चारों में से एक सही हो गया, 3 गलत हो गए, नेट प्रॉफिट कितना है? 0 का। इससे कुछ कंक्लूजन निकाल लो। या फिर मान लेते 4 तुक्के लगाए, चारों ही गलत हो गए, 0 सही हुए, 4 गलत हो गए, माइनस कितना चला गया? 1.33। तो मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे अगली बार से इन पे तुक्के नहीं लगाने। इस तरीके से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाल लिए। और ऐसे आप 10 पेपर में करके देख लो, आपको अपनी क्या कला है उसका पता लग जाएगा कि मुझे इनमें से कौन कौन से जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। और यदि आप इस तरीके को फॉलो कर लो तो आपको एक और फायदा होगा, और वो फायदा होगा कि आपका जो दिमाग है वो उस तरीके से सोचना शुरू करेगा, जैसे अपन अभी कह रहे थे सस्पेंस थ्रिलर मूवी के अंदर जो जो भी क्राइम को पकड़ने वाले लोग होते हैं वो जिस तरीके से सोचते हैं कि आंसर तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचना है, आंसर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंचना है। कोई सा भी लॉजिक लगाओ, कुछ ना कुछ तो लॉजिक बैठेगा। और इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होती है इन वाले क्वेश्चंस जिसमें कुछ नहीं आता, जिसमें चारों ऑप्शन में से कोई आइडिया नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। जैसे ये 1826 वाला था, इसमें ऐसे कोशिश की जाए कि यार कुछ तो हिंट होगा, कुछ तो लॉजिक बैठेगा, कहीं पर बैठता है कहीं पर नहीं बैठता है, ये सब हिट एंड ट्रायल बेसिस पर चलता है। लेकिन हम कोशिश करें, ऑप्शन सारे देखें, ऐसे सीधे सरेंडर नहीं कर दे कि भाई ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो नहीं आएगा, इसको छोड़ देते अगले पर बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कब करना चाहिए? सेकेंड राउंड में। पहले राउंड में आप सिर्फ ये करते जाओ, या फिर इनको भी साथ साथ ले सकते हो। पता है कि दो में से कोई एक तुक्का लगाना है, अभी भी लगाना है, 10 मिनट बाद भी लगाना है, तो साथ साथ लगा के नक्की करो। तो पहले को, अल्फा को और बीटा को, उसको तो पहले राउंड में कर लो। इनको जो है वो पहले राउंड में इसके ऊपर इतना दिमाग मत लगाओ, इसको बस गोला करते हुए चलो, या फिर पेपर में मार्क करते हुए चलो, गामा बीटा ऐसे इस तरीके से। और लास्ट में देखना इस पे दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है, इस पे टाइम जो देना है कि नहीं देना है। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो। इस तरीके से करोगे तो संभवतः आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर मार्क्स जो वो 5-7 नंबर का फर्क जो पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह देता हूं कि इस चीज में एक चीज का ध्यान रखना, क्या वो भी क्या लिखा था यहाँ पर, डिस्क्लेमर क्या लिखा था? इसे एग्जाम हॉल में ना यूज करें और खुद अभ्यास करें, खुद का कंक्लूजन निकालें। मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है,
ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आरएस प्री में कट ऑफ 2023 में चली गई थी 100 नंबर। कितने नंबर? 100 नंबर। मैंने एक बार यूट्यूब पर एक वीडियो में कहा कि भाई यदि इसी तरीके से पेपर आया, क्योंकि पहले की तुलना में नॉलेज बढ़ा है लोगों का, एक्सेस ऑफ नॉलेज भी बढ़ा है, यदि इसी तरीके से पेपर आया तो हो सकता है अगली बार कट ऑफ 110 नंबर चली जाए। और 110 नंबर यदि चली गई और आप यदि क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करके आए तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। 150 में से पता लगा क्वेश्चन ही 90 अटेम्प्ट करके आए, वैसे ही बाहर हो जाओगे। 90 में से आपके 20% तो गलत हो ही जाते हैं, वैसे ही बाहर हो। इससे अच्छा थोड़े तो ज्यादा अटेम्प्ट करके आना। मैं तो उस नेचर का हूं ना, 150 में से 150 करके आने वाला। मैंने उसी तरीके से बताया कि थोड़े तो ज्यादा अटेम्प्ट करके आना। और ये सारी बातें बताते हुए इन लोगों ने क्या किया, ये तो नहीं था उस टाइम पर, इन लोगों ने क्या किया, मेरी सिर्फ एक आधे घंटे की वीडियो में से वो वाली रील काटी कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये पूरी प्रायिकता, ये पूरा कंक्लूजन, ये प्रैक्टिस, 4 राउंड 3 राउंड सब हटा के एक रील चलाई कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। पेपर जिस दिन हुआ लोगों ने आके जो मुझे गालियां निकाली है। कट ऑफ गई 70 नंबर, पेपर था टफ। कई जो बातों में आके, बातों में कोई नहीं आया, करके खुद आए। आप ब्लेम किस पर डालें? मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है कि हम किसी दूसरे पर ब्लेम डाल के बड़े खुश होते हैं, ईगो सेटिस्फाई होता है अपना। तो क्या है कि ब्लेम किस पे डाले? तो मनोवैज्ञानिक रूप से हमने किसी दूसरे पर ब्लेम डालना होता है, तो हमने ब्लेम डाला विकास सर पर। इनकी वजह से हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। तुम्हें पीले चावल दिए थे, कोई मत करते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, पेपर में पेपर कैसा है उसको देख के हमें थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ता है। हालांकि मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो तुम्हारे कोई 68 नंबर आया ना, ये उसी के आए हैं। वैसे तो आते हैं 58 और कम रहे भाई। कट ऑफ पास नहीं हुई तो 68 नंबर आए होंगे। अब कह रहे नहीं आपकी वजह से हमारे 68 ही आए। मैं कह रहा हूँ ज्यादा करके तभी 68 आए, वरना आते तुम्हारा नंबर 58 और 10 नंबर कम आते। तो पर ये तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ यहाँ पर। और डिस्क्लेमर क्या है कि इस पूरी पद्धति को तभी अपनाएं जब आप इसका घर पर क्या कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं, और अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है वो आपके डेवलप हो चुका है कि मुझे इसमें से कौन से तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, तभी करें। बात समझ आई क्या? आगे बढ़ेंगे। अभी प्रोसेस में लैंग्वेज टफ वोकेशन की देखो, अभी आप पीवाईक्यू कर रहे हो ना, तो आपके सामने एक समस्या आती होगी जो मुझे भी आती है कई, इतनी टफ जो है लैंग्वेज, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन केवल हिंदी के दे दिए, या इंग्लिश वाली बुक में तो सिर्फ इंग्लिश के दे दिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में अपने, और वो ट्रांसलेशन ऐसी देते हैं, एग्जाम हॉल में हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होती है। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, उधर वाले पेज पर इंग्लिश में। जिस किसी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, उसकी तुरंत इंग्लिश भी पढ़ें, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हेल्प मिल जाएगी। हिंदी में नहीं पता लग रहा कि क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में पता। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले, किसी क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं पता लग रही, उसकी एक बार थोड़ा हिंदी भी देख ले, उससे आपको फायदा होगा, है ना। तो जब भी आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ लगे तो उसको हिंदी के साथ साथ क्या देख लेनी चाहिए, इंग्लिश। और यदि किसी को लगता है कि नहीं नहीं इतनी इंग्लिश ही आती तो फिर बात ही क्या थी, तो भाई इंग्लिश सीखो। फिर यदि इतनी इंग्लिश नहीं आती तो सीखो, क्योंकि बिना इंग्लिश के वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि पेपर 4 के अंदर 80 नंबर की आती है, उसमें से नंबर आएंगे फिर 8 भी आ जाए तो बड़ी बात है। इस बार वाले पेपर के हिसाब से 8 भी आ जाए तो बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर क्वालिफाइंग होगा, मैं कर मत देना भाई पेपर क्वालिफाइंग, क्योंकि अभी तक तो ये था कि चलो हिंदी में 120 में से नंबर ले आए 70, इंग्लिश में 80 में से नंबर आ रहे 8, टोटल मिला के 78 हो गए। लेकिन यदि क्वालिफाइंग कर दिया, हिंदी का अलग इंग्लिश का अलग, इंग्लिश में फेल हो जाएंगे हमारे वाले, पूरी कॉपियां चेक नहीं होंगी। तो क्वालिफाइंग वाली बात चल रही है, हालांकि उसमें उतना कोई दम नहीं है।